अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट, इट रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड रिमूव्ड रेफरेंसेस टू ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 22 फरवरी 1974 के अंदर बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो उसके बाद फिर 4 मई 1974 के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस है उनको ख़त्म कर दिया गया। Second Amendment, it defined a Muslim and declared the status of Ahmadis as minority and non-Muslim। जो भी कम्युनिटीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखती थी, उन तमाम कम्युनिटीज़ को नॉन मुस्लिम और मिनॉरिटी करार दिया गया। इट वाज इनेक्टेड ऑन 17 सितंबर 1974। थर्ड अमेंडमेंट, इंक्रीज द टाइम लिमिट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, एहतियाती हरासत। इसमें किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल कस्टडी में लिया जाता है। इसमें मुकदमा नहीं होता, सिर्फ हरासत में लिया जाता है। इट वाज इनेक्टेड ऑन 18 फरवरी 1975। फोर्थ अमेंडमेंट, इट इंक्रीज रिजर्व सीट्स इन assemblies फॉर minorities, took away court's power to grant bail to people held under preventive detention. It was enacted on 21st November 1975. Fifth Amendment put more restrictions on the power of High Court. It was enacted on 5 September 1976. Sixth Amendment set retirement age for judges. इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 65 मुकर्रर की गई और हाई कोर्ट के जजेस की एज 62 सेट की गई। इट वाज इनेक्टेड ऑन 22 दिसंबर 1976। Seventh Amendment enables the Prime Minister to obtain a vote of confidence of the people of Pakistan, enacted on 16 May 1977। एट्थ अमेंडमेंट ये मार्शल लॉ के दौर में पास हुई, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है प्रेसिडेंट ने सारी पावर अपने पास रख ली, क्योंकि ये ज़िया उल हक के दौर में पास हुई। शिफ्टेड पाकिस्तान सिस्टम फ्रॉम फुल पार्लियामेंट्री टू सेमी प्रेसिडेंशियल, गेव द प्रेसिडेंट मोर पावर इंक्लूडिंग पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। इट वाज इनेक्टेड ऑन 11 नवंबर 1985। नाइन्थ अमेंडमेंट, bill to impose Sharia law as the supreme law of land। The bill was passed by Senate but could never be passed by National Assembly, क्योंकि उस टाइम पे जो नेशनल असम्बली है वो डिज़ाल्व हो गई थी, तो ये कभी भी पास नहीं हो सकी। इसमें ऐसे 3 अमेंडमेंट्स हैं जो पास नहीं हो सकी, एक ये, 2 हम आगे देखेंगे। तो ये पूछा जा सकता है। तो इस वजह से आपने इस अमेंडमेंट का नंबर याद कर लेना, ये जो 9 है ये पास नहीं हो सकी। तो ये भी याद कर लें कि किस हाउस से पास हुई, किससे नहीं हुई। ये जो है सेनेट से तो पास हुई, लेकिन नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई। उसके बाद देखें 10th अमेंडमेंट, फिक्स द इंटरवल पीरियड बिटवीन सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली टू नॉट एक्सीड 130 डेज। साल के अंदर ना नेशनल असेंबली के कुछ सेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे जो सेशन हो रहे थे उसमें जो इंटरवल है, जो गैप है, वो 130 दिन का रखा गया। लेकिन अब जो 18th अमेंडमेंट है ना, उसमें इसका जो टाइम इंटरवल है वो 120 दिन है। और उसमें एक और चीज़ भी मेंशन है कि साल में 3 सेशन होंगे। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 दिन ही बनते हैं, 360 बनेंगे। तो वैसे भी साल के अंदर जो है 365 डेज़ होते हैं। तो उस हिसाब से फिर ये 3 ही बनती हैं। इट वाज इनेक्टेड ऑन 21 मार्च 1987। अच्छा, ये 130 दिन है ना, इससे पहले ये 160 हुआ करती थी, फिर 130 हुई, अब जो है 120 हो गई है। 11th अमेंडमेंट, revision of the reserved seats for women in the national and the provincial assembly। The bill was withdrawn in 1992। तो ये भी जो है कभी भी पास नहीं हुई। ये सेकंड अमेंडमेंट है जो पास नहीं हुई। पहले हम ऊपर देख चुके हैं 9th, ये कौन सी है? 11th। ये नंबर भी आपने याद रखना है। 12th, created special trial court for 3 years, enacted on 1991। 13th, took away president's power to dissolve national assembly and dismiss PM। क्योंकि माशाल्लाह उस टाइम पे नहीं था, जो है वो जो है अवामी हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो उन्होंने फिर 1997 के अंदर जो प्रीवियस 8 अमेंडमेंट थी उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद देखें 14 अमेंडमेंट, allowed for the dismissal of a member of parliament who defects from their party political party by voting against its policy। मीन कि ऐसा मेंबर जो पार्टी के अंदर भी है, उससे डिफेक्ट करता है, उसकी मतलब डायरेक्शंस पे, गाइडेंस पे अमल नहीं करता, तो उस पर डिफेक्शन की क्लास लगेगी। ये आर्टिकल 63A है। तो उसके अंदर ये सारा प्रोसेस मौजूद है कि अगर कोई पार्टी की लाइन से अगेंस्ट जाता है तो ज़ाहिर है उसको पार्टी में रहने का हक नहीं है। तो फिर क्या होगा, उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिसमिस कर दिया जाएगा। इट वाज इनेक्टेड ऑन
3 जुलाई 1997। 15th अमेंडमेंट, अनदर बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज सुप्रीम लॉ, नेवर पास्ड। ये 3 ऐसी अमेंडमेंट हैं जो कभी भी पास नहीं हुई। 16th अमेंडमेंट, एक्सटेंडेड कोटा सिस्टम इन जॉब्स एजुकेशन फ्रॉम 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स, इनेक्टेड इन 1999। 70th अमेंडमेंट, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पास हुई, मार्शल लॉ का दौर था, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पावर को गेन करने के लिए क्या किया होगा। इन्होंने 13th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया। हमने देखा कि 13th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पावर को कम किया गया था, तो इन्होंने इसको रिवर्स करके अगेन प्रेसिडेंट की पावर को गेन कर लिया। तो ये एक तरह से ना सर्कल चल रहा था। हमने देखा कि 8th अमेंडमेंट जो है ये मार्शल लॉ के दौर में पास हुई, ज़िया हक ने पास करवाई थी, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया गया था। और 13th अमेंडमेंट में इसको ख़त्म करके मीन के ऐसे तमाम प्रोविजंस, ऐसे तमाम आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, उनको ख़त्म करके दोबारा से पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया। अवामी हुकूमत को जो है वो पावर दी। लेकिन अगेन जो है जब मुशर्रफ का दौर आया तो उन्होंने एक उसी तर्ज का 8th अमेंडमेंट वाला जो एक तो कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वैसा बना दिया, तमाम पावर जो है वो अपने पास रखनी। तो इसमें अगेन जो है वो पावर टू प्रेसिडेंट चली गई। तो 8th अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट देखें अगेन जो है वो ये एक सर्कल चला। तो इसमें 17th अमेंडमेंट की जो तमाम प्रोविजन थी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट कर रही थी, उन तमाम को ख़त्म किया गया। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर चेंजेस हुई। इसमें तकरीबन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1/3 चेंजेस हुई। कुछ आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, कुछ को रिवाइज़ किया गया, कुछ को रिपील भी किया गया। तो हम सारा नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मैं वैसे सारा बताता भी आया हूँ लेक्चर्स के अंदर कि क्या-क्या चेंजेस हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई हैं और भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। आगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी देखेंगे। उसके बाद देखें 19th अमेंडमेंट, एडजस्टेड कंपोजिशन ऑफ कमिटी फॉर अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स। It was passed on 22nd December 2010. 20th Amendment for free and fair elections passed on 14 February 2012. 21st Amendment, in the aftermath of APS Peshawar attack, military courts were established for speedy trials of terrorists and their sponsors. It was passed on 2015. उसके बाद देखें 22nd, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पावर्स डिप्यूटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जो एक इदारा है उसकी ज़्यादातर पावर जो है उसका जो हेड है, चेयरपर्सन है, उसके पास चली गई। 23rd अमेंडमेंट, री एस्टेब्लिश मिलिट्री कोर्ट्स फॉर 2 मोर ईयर्स टिल जनवरी 2019। ये भी पूछा जाता है और 21st अमेंडमेंट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। 24th अमेंडमेंट, री एलोकेटेड नेशनल असेंबली सीट्स अमंग प्रोविंसेस आफ्टर 2017 सेंसस, अलाउड न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज। 25th अमेंडमेंट, ये मर्जर फाटा विद खैबर पख्तूनख्वा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज। पास्ड ऑन 31st मई 2018। 26th अमेंडमेंट, ये जो है लास्ट ईयर 2024 के अंदर पास हुई। इसमें डेट भी देखें। इसमें ज़्यादातर जो चेंजेस हैं वो जुडिकेटर के अंदर की गई हैं, मतलब वो जो जुडिशरी है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सारा प्रोसेस है, उनकी पावर को थोड़ा कम किया गया। कुछ तो समझते हैं कि उनको जो बैलेंस किया गया, क्योंकि उसके अंदर जो सू मोटो केसेस वो लेते थे, तो उससे एक तरह से जुडिशरी को नुकसान भी हो रहा था ना। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने काम छोड़ के दूसरा फंड रेजिंग में लग जाते थे, डैम की फंडिंग लग जाते थे, तो वो उनका काम नहीं था। तो इस वजह से कुछ का ख्याल है कि वो ठीक हुआ है। तो हम उसमें डिबेट में नहीं जाएँगे। हमने सिविल सर्विसेज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो हमें हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होती है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 26th अमेंडमेंट, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो ये यहाँ से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आएँगे। यहाँ पे देखें, इट इंट्रोड्यूस्ड बाय आज़म नज़ीर तारड़, जो कि उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे, पास्ड बाय सेनेट 20 अक्टूबर 2024, पास्ड बाय नेशनल असेंबली 21 अक्टूबर 2024, असेंटेड बाय प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी 21 अक्टूबर, मतलब जिस दिन जो है असेंबली से पास हुई उसी दिन इसको जो है वो असेंट भी कर दिया गया था। अभी हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनको रिवाइज या अमेंड या एडिट किया गया है। आर्टिकल 19 ये पूरा जो है ऐड किया गया है, पहले नहीं था। citizens granted the right to a clean, healthy and sustainable environment. आर्टिकल 38F अमेंडेड, ये अमेंड किया गया, ऐड नहीं किया गया।
पहले ये था कि रिबा को ख़त्म किया जाएगा, डेट नहीं थी। अब डेट फिक्स कर दी गई कि 1 जनवरी 2028 के अंदर रिबा को जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कि ज़ाहिर है हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरह का कि हम कर्ज़ों में दबे हुए हैं, तो पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन एक तरह की कोशिश थी। नेक्स्ट देखें आर्टिकल 48 इंटू 4 अमेंडेड, इसको भी अमेंड किया गया। एडवाइस गिवन बाय कैबिनेट पीएम टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। आर्टिकल 41 इसको भी अमेंड किया गया। एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर जुडिशियल बॉडीज एंड फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। उसके बाद देखें आर्टिकल 175 ए रिवाइज्ड इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर जजेस, आल्टर द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनकी तादाद बढ़ा के 13 कर दी गई है। पहले इनकी तादाद जो है वो कम हुआ करती थी, आई थिंक 9 थी, 6 प्लस 3 के हिसाब से, 6 जुडिशरी से और 3 जो है वो पार्लियामेंट से। अब इनकी तादाद 13 है, जो कि 8 प्लस 4 प्लस 1 के हिसाब से होगी। 8 जो है वो जुडिशरी से, 4 नेशनल असम्बली से, 1 सेनेट से। इसको मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जुडिकेटर का जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आर्टिकल 177 अमेंडेड redefines qualification for appointment of Supreme Court judges. Article 179 amended. Chief Justice of Pakistan term is set 3 years or until they resign, reach 65 or are removed, whichever comes first. तो पहले जो है एज 65 हुआ करती थी। लेट्स से हमारे पास कोई एक जज अपॉइंट होता है 58 ईयर्स में, तो वो 65 ईयर तक सर्व कर सकता था। अब यहाँ पे काउंट करें 5 और 2 7 साल। लेकिन अब क्या है, अगर वो 58 ईयर का भी है ना या 55 ईयर्स का भी है, तो मैक्सिमम जो है 3 साल सर्व कर सकता है। तो कब तक सर्व करेगा? 55 की एज में वो अपॉइंट हुआ, तो वो सिर्फ 58 ईयर्स की एज तक सर्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट। तो ऐसा ये टर्म जो है वो ये सेम है, मतलब एज की लिमिट सेम है। सिर्फ ये है कि टर्म को जो है वो 3 ईयर फिक्स किया गया है। व्हिच कम्स फर्स्ट, यही बात यहाँ पे मेंशन है। ऑन कंप्लीटिंग 3 ईयर्स द चीफ जस्टिस मस्ट रिटायर इवन इफ बिलो द एज ऑफ 65। ये कंसेप्ट जो है ना एस्पायरेंट को सही समझ नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज आते हैं इसमें। आर्टिकल 184 एंड 199 मॉडिफाइड लिमिट सू मोटो पावर्स। कोर्ट्स के पास सू मोटो पावर हुआ करती थी, जैसे फंडामेंटल राइट की कोई वायलेशन हुई है, तो वो अपने मतलब अपने तौर पे पर्सनली जो है वो कोर्ट उन केसेस को खुद ले लेती थी। अब ये उनके पास पावर नहीं रही, एक बेंच बनेगा उसके थ्रू जो है वो उसको डिसाइड करेंगे। नाउ दे कैन ओनली एक्ट विद इन केसेस फॉर्मली ब्रॉट बिफोर देम। जो उनके पास केसेस लाए जाते हैं सिर्फ उनको उनके उन मैटर्स को जो है उन केसेस को वो सुनेंगे। आर्म्ड फोर्सेस चीफ्स टेन्योर ऑफ ऑल सर्विस चीफ्स आर्मी चीफ नेवी फोर्स इंक्रीज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।